Okay. So next we'll see is how commercial banks, they create credit, or credit is being created through commercial bank. So this is a complete process. And this process will be taking a few assumptions, but these assumptions are the only real ones on which any commercial bank actually works. Okay. तो आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, ऐसा लगे यार ये तो मतलब किस तरह से हो रहा है, बट जो पूरा जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो यही है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक एक्चुअल में मनी क्रिएट करती है। ठीक है। अब देखो समझो क्या हो रहा है, मनी क्रिएशन मतलब प्रोसेस क्या हो रहा है इसमें ना। ये थोड़ा सा देखो इस तरह से अलग है कि आरबीआई जो है वो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी करती है। ठीक है, दैट इज नॉट क्रिएशन ऑफ मनी। कभी कभी हम लोग प्रिंटिंग ऑफ करेंसी को क्रिएशन ऑफ मनी से जोड़ देते हैं। तो क्रिएशन ऑफ मनी मतलब देयर इज सम मनी एंड विल बी मल्टीप्लाइंग दैट मनी। उस पैसों को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, दैट इज नॉट इन रियल फॉर्म्स बट इन फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट। Okay, or in forms of, say, let's directly we can call it in form of numbers. तो ये किस तरह से वर्क करता है इसको हम समझेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट सेज बोलो। सर इंडिया के अंदर पहली बार मनी कब इंट्रोड्यूस की गई थी? देखो मनी तो इट्स बीन इंट्रोड्यूस्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मेरे पीछे मेरी लाइब्रेरी थी, उधर से मैं दो बुक्स निकाल के लेकर आया हूँ, आपको वो दिखा देता हूँ पहले, है ना। कैन यू सी स्क्रीन, और मैं नजर आ रहा हूँ आपको? व्हाट डू यू सी? स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नाउ कैन यू सी स्क्रीन? नहीं सर आप नजर आ रहे हो। ये देखो एक बुक, देखो क्या नाम लिखा है बुक का? बुक का नाम क्या लिखा है? एंशिएंट इंडियन कंसेप्ट। एंशिएंट इंडियन कॉइनेज। नहीं, एंशिएंट कॉइनेज। और ये जो बड़ा सा बना हुआ है, दिस इज अ कॉइन। ठीक है, ये पूरी बुक इट इज अबाउट कि कॉइन्स जो है वो किस तरह से इंडिया के अंदर शुरू हुए। ठीक है, तो अलग अलग जितने भी हमारे टाइम, इवन जैसे हम लोग गुप्ता टाइम पीरियड की बात करते हैं, कुषाण की टाइम पीरियड की बात करते हैं ना, तो सिंस एंशिएंट टाइम जो कॉइनेज वाला सिस्टम है वो हमारा शुरू हो गया था। ठीक है, एक बुक और है जिसका नाम है द कॉइन्स ऑफ इंडिया। ये भी, इसके अंदर कॉइन वाला जो पार्ट है उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा शुरू से बचपन से इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई आई हैव बॉट दीस टू बुक्स। तो अब इस बुक को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस बुक में क्या है कि मनी, देखो हमने केवल मनी की बात की, वी डिडंट टॉक अबाउट की प्रिंटिंग नोट्स की बात कर रहे हैं, है ना, या करेंसी की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग तरह के कॉइन्स या कोई मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम आया। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हड़प्पा की बात करते हैं, तो हड़प्पा के टाइम पर भी देयर वाज एक्सचेंज सिस्टम वाज देयर। पर वहां एक्सचेंज सिस्टम कैसे होता था? आइदर देयर वाज बार्टर सिस्टम और देयर वर सिस्टम जिसमें मेटल के बदले कोई चीज जो है वो एक्सचेंज की जाती थी। ठीक है, सो उस समय जो मेटल था वो मेटल उस फॉर्म में नहीं था। कैसे मतलब कोई कॉइन के फॉर्म में नहीं था, या उसका कोई ऐसा नहीं था कि कहीं एक जगह से वो मेटल जो है वो निकलेगा या उसके ऊपर किसी राजा की सील लगेगी, है ना, इस तरह से नहीं था। वो केवल मेटल के बदले एक्सचेंज होती थी। धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ी और उसके बाद में सील वगैरह लगना भी शुरू हो गया। तो एंशिएंट टाइम से हम लोग देखते हैं कि आपका मौर्यन पीरियड के अंदर अगर हम लोग बात करें, या उसके बाद में आपका गुप्ता वाला पीरियड आ गया उसमें बात करें, और इसमें अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरह के कॉइन्स चले। कुछ हिस्टोरियंस ने इससे इस तरह भी रिलेट किया कि जैसे गोल्ड कॉइन्स की बात करें तो जैसे कुषाण जो एम्पायर था उसके टाइम गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू किए गए। ठीक है, और गुप्ता डायनेस्टी था, इवन उस समय जो है वो गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू किए गए। तो उसको प्रॉस्पेरिटी से भी जोड़ा गया कि गोल्ड कॉइन्स चल रहे हैं, मतलब दैट स्टेट वाज क्वाइट प्रॉस्पर। इसमें अलग अलग तरह के, जैसे इवन वी आर हैविंग, जैसे आपका गोल्ड कॉइन्स था, सिल्वर कॉइन्स था, ब्रोंज कॉइन्स जो थे जिसको कॉपर ब्रोंज, इफ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, तो वो चीज भी थी। तो इस तरह से मनी का जो इंट्रोडक्शन है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो तो काफी पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था। ठीक है, और एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू वो भी था सेम चीज, लेकिन उसके अलावा भी मनी के अलग अलग फंक्शंस जो है वो बनते गए। तो जब करेंसी आनी शुरू हुई तब मनी के अलग अलग फंक्शंस जो है बनने शुरू हो गए।
क्रेडिट मनी की अगर हम लोग बात करें तो क्रेडिट मनी जो है वो हमारा ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान जो है वो आया, जब पहली बार जो है वो बैंक्स बनना शुरू हुई, है ना। अगर आपने देखा होगा तो आरबीआई जो है, जिसको आज हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक बोलते हैं, तो वो भी जब एस्टेब्लिश हुई, है ना, तो वो आरबीआई डायरेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ, देयर वाज अ बैंक जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, सॉर्ट ऑफ आप ऐसा कह सकते हैं कि इट वाज अ प्राइवेट बैंक अर्लियर, एंड देन आफ्टर इट इज बीन टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर एक जो है वो पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको लिया, फिर उसके बाद में आरबीआई एक्ट बनाया, और इस तरह से करके उसको अलग अलग राइट्स दिए गए, तो इस तरह से पूरा चला। एंड उसी ड्यूरेशन में दूसरी अदर बैंक्स जो थी वो भी शुरू हुई, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें हम लोग, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, दीज आर आल्सो क्वाइट ओल्ड बैंक्स बिफोर इंडिपेंडेंस। तो क्रेडिट मनी जो है वो इसका इंट्रोडक्शन होने का रीजन भी ये था कि सिंस पॉपुलेशन वाज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, और अब कितना मेटल बनाएंगे हम लोग, है ना, कितने मेटल के थ्रू एक्सचेंज करेंगे, बिकॉज मेटल वाज लिमिटेड, और हम लोग बहुत सारे अलग अलग यूजेस करते थे मेटल को। अब देखो गोल्ड है तो गोल्ड का यूज एज अ कॉइन भी हम लोग कर रहे हैं मानो, और हम लोग ज्वेलरी बनाने में भी कर रहे हैं, हम लोग मेडिसिन बनाने में भी कर रहे हैं, हम लोग यूटेंसिल्स बनाने में भी कर रहे हैं, ठीक है, तो द सेम थिंग इज बीन यूज्ड एवरीवेयर। तो फिर उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो फिर क्रेडिट मनी की जरूरत पड़ी, एज इन हमने देखा कि यार प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा बनने लग गए हैं, अब कितना सारा मेटल जो है वो हम लोग केवल कॉइन्स में या इसकी मनी की वैल्यू में जो है वो उसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्रेडिट मनी का एक कॉन्सेप्ट आया जहां पर ये देखा गया कि जो पैसा है उसका उतना वैल्यू नहीं है, जिसको हम लोग, जैसे आपको अभी सीबीएसई ने थोड़ा सा ये ठीक नहीं किया हालांकि, बट ये कि एक टाइप्स ऑफ मनी जो है उसको आपके सिलेबस में से हटा दिया। अदरवाइज हम लोग देखते हैं उसमें तो एक फुल बॉडीड मनी टाइप होता है, क्रेडिट मनी एक टाइप होता है। तो फुल बॉडीड मनी के अंदर क्या करते हैं कि जो आपका जो मनी का जो मेटेलिक वैल्यू है वो ही वैल्यू एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे मान लो 10 ग्राम का एक सोने का सिक्का है, अब उसका कितना वैल्यू मार्केट में है, ठीक है, तो वो चाहे सिक्का हो चाहे वो 10 ग्राम का गोल्ड हो, दोनों का वैल्यू जो है वो बराबर है, दैट इज फुल बॉडीड मनी, यानी उसकी खुद की अपनी एक वैल्यू है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं 2000 का नोट है तो 2000 के नोट की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं है। वो कैसे है कि वो केवल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ऑथराइज किया है, आरबीआई ने सिग्नेचर किया, उस नोट को प्रॉपर इस तरह से डिजाइन किया गया और बोला गया कि भैया ये जो इस तरह का नोट है, इस नोट की वैल्यू 2000 रुपए की रहेगी। अदरवाइज इफ वी सी इन इटसेल्फ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, गेटिंग। मान लीजिए अगर गोल्ड का अगर सिक्का है, 1 ग्राम का सिक्का है, तो वो दुनिया में कहीं पर भी चले जाए उसका वैल्यू है। लेकिन वो 2000 का नोट है और ऐसी जगह चला जाए जो जहां पता ही नहीं हो कि भैया फॉरेन करेंसी क्या होती है, तो मान लो भारत से बाहर चला गया और किसी को पता नहीं फॉरेन करेंसी क्या होती है, तो उस नोट का कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई यूज नहीं कर सकता वो उसका, ठीक है। लेकिन अगर वो गोल्ड का अगर कोई छोटा सा कॉइन है तो उसका यूज जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये क्रेडिट मनी का कॉन्सेप्ट जो है वो उसके बाद में आया। तो इस तरह से करके पूरा का पूरा सिस्टम जो है चला। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि मनी जो है वो ओवर द इयर्स, है ना, मनी कभी डिस्कवर नहीं हुआ, ओवर द इयर्स मनी एज अ डिफरेंट फंक्शंस इवॉल्व होता गया, है ना। पहले स्टोर ऑफ वैल्यू में काम में आया या मीडियम ऑफ एक्सचेंज में काम में आया, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि मनी जो है वो और भी बहुत सारी चीजों के अंदर काम में हमारे आ रहा है। डेफर्ड पेमेंट्स में आ रहा है, फ्यूचर पेमेंट अगर हमको करना है उसमें आ रहा है। और अब तो देखा जाए तो क्रेडिट मनी भी कहाँ, नोट करेंसी भी कहाँ है, अभी तो देखा जाए तो नोट्स भी एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। व्हाट इज बीन एक्सचेंज इज द नंबर्स। मैं शॉप पर गया, मुझे आइसक्रीम खानी है, मैंने क्या किया, पैसा निकाल के नहीं दिया, मैंने फोन निकाला, उसको फोन पे कर दिया। फोन पे में क्या हुआ, आई वॉज हैविंग सम नंबर्स इन माई अकाउंट, और वो नंबर्स जो है वो किसी और को ट्रांसफर हो गए। दिस इज व्हाट। अभी फिर नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है उसमें वो और खतरनाक है। खतरनाक है मतलब वो और अजूबा है, मतलब, है ना। जैसे क्रिप्टो करेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल, कि कुछ कोड्स हैं जिसके अंदर वो स्टोर रहेगी वो वाली वैल्यू, और अब वो चीज जो है वो ट्रांसफर होगी। तो अभी देखा जाए तो 2000 नोट को छापने में हमको जो पैसा लगता है वो खर्चा भी नहीं आएगा, है ना। देन इट विल बी डिजिटली बी मैनेज, द होल सिनेरियो विल बी डिजिटली बी मैनेज, ठीक है, इस तरह से पूरा आने वाला है, ठीक है। सो आई होप आई हैव मेड इट क्लियर टू यू, कि आपको समझ में आया। So process of multiplying initial deposits of bank into huge amount। अब देखो समझ क्या रहे हैं हम लोग, इनिशियल डिपॉजिट है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके खूब सारा पैसा जो है वो बन जाएगा, उसी को हम लोग क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। अब वो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा इसको भी हम धीरे धीरे देखेंगे। आप देखिए
इनिशियल डिपॉजिट जब हमारे पास में आते हैं तो हम दो चीजें करते हैं उस चीज से। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में अगर 200 रुपीज आए, या हम लोग 1 की वैल्यू में कोई वैल्यू लेते हैं, हमारे पास में अगर बैंक के पास में अगर 100 करोड़ रुपए आते हैं, तो 100 करोड़ में से बैंक क्या करती है, दो टुकड़े करती है उसके। एक पैसा वो अपना रिजर्व रखती है ना, रिजर्व में वो आरबीआई के पास रख रही है, खुद के पास रख रही है, दोनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। और उसके बाद जो बाकी का जो पैसा है, उस पैसे को वो क्या कर देती है, लोन दे देती है, लैंड कर देती है। ठीक है, तो एक तरफ रिजर्व रख रही है और एक तरफ क्या कर रही है, वो लोन दे रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब ये जो लोन देने वाला पार्ट है ना, यहीं से हमारा मेजर जो है वो मामला शुरू होगा, दैट हाउ मनी मल्टीप्लाइज, है ना, इस वाले पार्ट में। जो रिजर्व रख दिया वो तो रख ही दिया, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो रिजर्व मनी एट सेंट्रल बैंक, अभी उसको कुछ भी उसका यूज नहीं है, बस वो रखना कंपलसरी है, तो वो रखा जाएगा। उसके कुछ एडवांटेज जो आप लोगों ने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में पढ़े हैं। और दूसरी तरफ रिजर्व जो खुद के पास रख रही है, वो किस लिए रख रही है, सो दैट वो डेली जो भी ट्रांजेक्शन है उनको वो मैनेज कर पाए। और तीसरा पार्ट जो ये लोन देने वाला है, यहां से हमारा पैसा किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, इसको हम प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, तो ये इनिशियल डिपॉजिट्स आ गए, एलआरआर हम लोगों ने रख दिया, जिसे हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, नाउ अब इस पूरे सीन में हम लोगों को क्या करना है, एक बात ये अज्यूम करना है दैट देयर आर नो कैश ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस। कैश ट्रांजेक्शंस अगर नहीं हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पैसा किस तरह से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अज्यूम कर लो कि केवल और केवल ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, यहाँ जो पेमेंट है कैसे होने वाला है, कि मुझे जो पैसा मिल रहा है वो चेक के थ्रू या बैंक ट्रांसफर के थ्रू मिल रहा है, और मैं जो भी पेमेंट कर रहा हूँ वो चेक के थ्रू या बैंक ट्रांसफर के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाइमिंग हम ये वाली चीज अज्यूम कर रहे हैं। दूसरी चीज हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारे के सारे लोग एक साथ पैसा विड्रॉ करने नहीं जाएंगे, है ना। जो भी जितने भी लोग पैसा जमा करा रहे हैं, उनमें से कुछ लोग अपनी जरूरत के मुताबिक पैसा विड्रॉ करने जाएंगे, बाकी सारे लोग विड्रॉ करने नहीं जाएंगे। ठीक है, दो चीजें ये हमको दिमाग में रखनी है। तीसरी चीज ये दिमाग में रखिए कि बैंक हैज टू कीप सम रिजर्व, कुछ पैसा रिजर्व अपने पास में रखना पड़ेगा, एज इन टू मैच दी एवरीडे ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये तीन चीजें आ गई दिमाग में हमारे। अब देखिए, समझिए क्या हो रहा है। जो हमारा क्रेडिट क्रिएशन है वो डिपेंड करता है मल्टीप्लायर के ऊपर। अब मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ लीजिए, आगे समझ में आ जाएगा। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, यानी जितना हम रिजर्व रखते हैं उसके हिसाब से हमारा पैसा जो है वो क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, जितना हम रिजर्व रखते हैं उसके हिसाब से। तो किस तरह से, जैसे मान लीजिए अगर दूसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं क्रेडिट क्रिएशन का, विच इज मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट। ये दोनों चीजें मैं अभी आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास में 10,000 है ना, मैंने बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाया। ठीक है, अब क्या होगा, एलआरआर को मैं अज्यूम कर रहा हूं 20%, यानी 20% पैसा मुझे रिजर्व में रखना है। ठीक है, ये रिजर्व सीआरआर और एसएलआर दोनों को मिलाकर हम अभी फिलहाल के लिए मान रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये पूरे एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हम लोगों को अज्यूम करना है कि एलआरआर मतलब वो रिजर्व पैसा, विच इंक्लूड सीआरआर एज वेल एज एसएलआर, दोनों ही इंक्लूड है उसमें। तो ये हमने 20% मान लिए। तो अब हमारे पास में कितना पैसा बचता है जिसको हम लोग लोन की तरह दे सकते हैं। ठीक है, 10,000 का 20%, कितना पैसा बचा जिसको हम लोग लोन की तरह यूज कर सकते हैं, 8,000। वेरी गुड, इस फिगर को आप दिमाग में रखिए। 8,000 8,000 को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, दैट 8,000 मनी, लाइक 8,000 रुपीज विल बी गिवन एज लोन और विल बी लेंडेड। अभी मनी मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा, तो मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या लिखा है, 1/LRR। तो 1/LRR मतलब क्या हो गया, 1/20%। तो 1/20% मतलब क्या हो जाएगा, 5। 1/20 इंटू 100, 5 आ गया। तो मनी मल्टीप्लायर यहाँ क्या हो जाता है, 5। इसका मतलब क्या है कि जितना भी इनिशियल डिपॉजिट है, ये मनी मल्टीप्लायर 5 आ गया। इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास में 10,000 है। अब अगर हमको क्रेडिट क्रिएशन निकालना है, तो क्रेडिट क्रिएशन हमारा किस तरह से निकलेगा, दैट क्रेडिट क्रिएशन 5 इज इक्वल into टू, वेरी गुड, 10,000 5 5 इंटू into 10,000। 10,000 ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल क्रिएशन ऑफ 50,000 5 इंटू 10,000, यानी कितना हो गया, ये 5 इंटू। सर ये 50,000 इनिशियल डिपॉजिट है वो कमर्शियल बैंक के है ना? हाँ, कमर्शियल बैंक की डिपॉजिट है। अब हम कमर्शियल बैंक पर आ गए, अब हम लोग आरबीआई की बात नहीं कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक किस तरह से, क्योंकि देखो मनी का जो क्रिएशन है वो कमर्शियल बैंक के लेवल पर हो रहा है। आरबीआई से जो पैसा आ गया है वो आ गया, लेकिन आरबीआई से जो भी पैसा आया उस पैसे का यूज जो है वो किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, इसको लेकर हम लोग बात कर रहे हैं।
तो टोटल क्रिएशन ऑफ मनी कितना हो गया? 50,000। ठीक बात है ना? 50,000 रुपीज हमारे पास में क्रिएट हो गई। ये टोटल क्रिएशन ऑफ मनी है। अब मैंने एक फिगर आप लोगों को बोला था 8,000, जिसको आपको दिमाग में रखने का। अब इस पूरे सीन के अंदर वो 8,000 क्या है, वो 8,000 कहाँ है, ठीक है, उसको हम लोगों को समझना है। ठीक है, देखिए कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा जो है वो अपने पास में रखना पड़ता है। ये तो आपको वैसे भी समझ में आ गया है कि टोटल डिपॉजिट है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो कमर्शियल बैंक को अपने पास रिजर्व रखना होता है, और बाकी का पैसा वो लोन के रूप में दे सकते हैं, है ना। और एलआरआर क्या हम लोगों ने क्या ट्रीट किया, एलआरआर इज इक्वल टू सीआरआर प्लस एसएलआर। एक तरह से दो कंपोनेंट है टाइप से, हम लोग एग्जैक्ट इसका उस तरह का कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। नाउ लुक हियर, सपोज एसबीआई बैंक रिसीव्स 10,000 रुपीज। एसबीआई बैंक को कितना रुपए मिलता है? 10,000 रुपीज एज ए डिपॉजिट। एसबीआई क्या करेगी? 10,000 रुपीज आता है तो सबसे पहली चीज क्या होने वाली है, बोलो? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, रिजर्व। है ना, करेक्ट। तो रिजर्व जो है वो आपको एक तरफ रखना पड़ेगा और दूसरी तरफ बाकी जो पैसा लैंड किया जा सकता है। अगर एलआरआर की रेट हमारे पास में 20% है, इफ एलआरआर इज इक्वल टू 20%, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पूरे पैसे के दो टुकड़े होंगे। क्या क्या हो जाएगा? 20% में से कितना पैसा रिजर्व में चला जाएगा? 2,000 एक तरफ चला गया, और बाकी ये रिजर्व में चला गया हमारे पास में, और बाकी कितना बचा? लोन के लिए दे देंगे। लोन के लिए कितना जाएगा? लोन के लिए 8,000। 8,000। 1000 रिजर्व में चला गया, 8,000 लोन में चला गया। ठीक है, ये हमारी बात यहाँ पर, ये फर्स्ट स्टेप हो जाती है। इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ इसमें हमारा? 10,000। ठीक है, रिजर्व कितना हो गया हमारा? 2,000। ठीक है, दोनों चीजें दिमाग में रखना। अब ये 8,000 क्या किया? लोन दिया गया। ठीक है, तो लोन जिस भी आदमी को ये लोन दिया गया है ना, मान लो दिस इज बीन गिवन टू मिस्टर एक्स। अभी मिस्टर एक्स क्या करेगा? अगर ये 8,000 लोन दिया गया है, मान लो ये लोन जो है वो एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए है। अब मिस्टर एक्स अगर मोबाइल फोन खरीदता है किसी शॉपकीपर से, तो मिस्टर एक्स जो है वो पेमेंट किस तरह से करेगा उसको? कंडीशन क्या रखी थी हम लोगों ने? देयर शुड बी नो कैश ट्रांजैक्शंस, बैंक के यानी थ्रू। वेरी गुड, बैंक के थ्रू। यानी ये जो 8,000 का लोन ये भाई साहब को मिला है, ये 8,000 का लोन इनको कैश नहीं मिला है, इनके बैंक अकाउंट में गया है। अगर चेक के थ्रू भी मिला है तो भी चेक अपने बैंक में जमा करवाएंगे, और अगर इनको बैंक ट्रांसफर हुआ तब भी इनके बैंक अकाउंट में गया है। तो ये 8,000 इनके बैंक अकाउंट में गया है। उसी तरह से जब ये मोबाइल फोन लेते हैं और शॉपकीपर को पेमेंट करते हैं, तो वो भी बैंक ट्रांसफर से करते हैं। पहले बच्चों को हम लोग जो है वो चेक वाला एग्जांपल देते थे, आजकल हमने बोल दिया कि वो उन्होंने क्या किया, फोन पे कर दिया। ठीक है, फोन पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, भीम यूपीआई के थ्रू, किसी भी थ्रू उन्होंने क्या किया, सामने वाले को पेमेंट कर दिया। तो 8,000 रुपीज उन्होंने सामने वाले को दे दिया। तो सामने वाले को 8,000 रुपीज दिया, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, वो 8,000 रुपीज मान लो कहां चला गया? पंजाब नेशनल बैंक। एसबीआई से कहां चला गया 8,000? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, अभी पंजाब नेशनल बैंक जो है वो क्या करेगी, बोलो? पंजाब नेशनल बैंक क्या करेगी इसका 8,000 का? बताइए। हाँ, क्या करेगी? अपने पास अपने पास रखेगी। फिर रख के क्या करेगी? सर जिसका अकाउंट होगा उसके उसमें डाल देगी। उसके उसमें चला गया पैसा, बिल्कुल। अब क्या होगा? बैंक ये इस तरह वही हो गया ना कि जस्ट लाइक कि किसी दूसरे बंदे ने उसको डिपॉजिट करवा दिया पीएनबी में। सर इसमें पीएनबी में पीएनबी को भी फिर इसका रिजर्व करना पड़ेगा क्या? एग्जैक्टली सर इसमें पीएनबी ने रिसीव करा तो उसका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी ना। एग्जैक्टली क्रेडिबिलिटी मतलब कैसे बढ़ेगी? क्रेडिबिलिटी मतलब सर मतलब जैसे ट्रांजेक्शन्स हो रहे तो। हाँ देखो, अब क्या हुआ, एसबीआई को 10,000 मिले जब, तो एसबीआई ने क्या किया, 10,000 में से 20% रिजर्व रखा, बाकी का उन्होंने लोन दे दिया। ठीक है, अब ये पैसा जो है वो पीएनबी के लिए एक प्राइमरी डिपॉजिट है, मतलब पीएनबी में तो फ्रेश किसी ने जमा करवाए 8,000 रुपीज।
तो पीएनबी भी क्या करेगी, इस 8,000 रुपीज का वापस वही चीज करेगी जो एसबीआई ने किया था। क्या करेगी, इसका कुछ पैसा रिजर्व में डालेगी और बाकी पैसे का क्या करेगी, वो लोन दे देगी, सिंपल। तो कितना 20% पैसा रिजर्व में रखना है, तो 1600 रिजर्व में डाला और 6400 का क्या किया उसने, लोन दे दिया। अब ये जिस किसी को भी लोन दिया वो बंदे ने वापस पेमेंट किया होगा, और जिस किसी के पास गया होगा तो वो भी किसी बैंक में गया होगा। तो मान लीजिए ये जो 64 है, ये 64 भी किसी बंदे के पास गया और उसने उसका पैसा कहां, एचडीएफसी में जमा करवा दिया। अब एचडीएफसी को 6400 आता है, तो एचडीएफसी क्या करेगी उसका, बोलो। सर उसका 20% तो रिजर्व 20% करेगी। वापस एग्जैक्टली 20% को रिजर्व रखेगी, बाकी को क्या करेगी, वो लोन दे देगी। तो ये 20% रिजर्व रखा 1280 और 5120 का उन्होंने क्या किया, लोन दे दिया। ठीक है, हो गया सिंपल। अब ये प्रोसेस इसी तरह से जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, अब इसको टेबल से समझ लेते हैं हम लोग। हुआ क्या, इनिशियल राउंड के अंदर 10,000 रुपीज एसबीआई में जमा हुए, 2,000 रिजर्व में रखे गए और लोन कितने का दे दिया गया, 8,000 का। फिर ये 8,000 रुपीज वापस किसी दूसरे बैंक में गए, तो वापस एक तरह से ये डिपॉजिट बना उस बैंक के लिए, है ना, उस बैंक के लिए वापस डिपॉजिट बना। और इस डिपॉजिट का वापस से उसने 20% अपने पास रिजर्व रखा और बाकी का क्या किया, लोन दे दिया। फिर वापस चला, उस बैंक ने 20% जो है वो रिजर्व रखा और बाकी 6400 का लोन दे दिया। 6400 ये इधर आता है तो वापस से आपका, 5120 हाँ 5120 का जो है वो लोन दिया, 6400 जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट एज ए रिसीव किया उस बैंक ने, जिस एचडीएफसी बैंक ने, जिसे हम देखा था। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस जो है वो चल रही है। राउंड 3 के अंदर इस तरह से ये पैसा रिसीव हुआ, दिस इज रिजर्व एंड दिस इज द मनी विच इज बीन लेंट। इस तरह से करके ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा चलता रहेगा। और कैसे चलता रहेगा, ये इस तरह से चलता रहेगा कि दिस मनी विच वी विल बी गेटिंग विल बिकम दिस। ये जो फिगर आ रहा है ये फिगर हो जाएगा, लेकिन ये फिगर कैसे आया इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। क्रेडिट क्रिएशन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था, दो चीजें थी, एक तो मनी मल्टीप्लायर और एक था क्रेडिट क्रिएशन। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था, बताओ। मनी 1 मल्टीप्लायर, upon LRR 1/LR। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR, ये फॉर्मूला हमारा था। यानी मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 20%, यानी 20 इंटू 100, 100/20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो 5 तो क्या हो गया हमारा मनी मल्टीप्लायर। और दूसरा क्या है हमारे पास, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट money क्रिएशन, multiplier into Money initial deposit. वेरी गुड। initial मनी deposit। मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट। तो मनी मल्टीप्लायर कितना है, 5, और इनिशियल डिपॉजिट कितना है हमारे पास में, इनिशियल राउंड में देखो 10,000। 10,000, यानी कितना हो गया, इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर जो अमाउंट आएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल कितना क्रिएट होगा पैसा, 50,000। 50,000 टोटल पैसा क्रिएट होगा। और 50,000 का 20% अगर हम रिजर्व में रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 50,000 का 20%, 10,000 हो जाएगा, है ना। और बाकी का पैसा हम लोग लोन एडवांस करेंगे, तो कितना लोन एडवांस किया हम लोगों ने, 40,000। 40,000। ठीक है, तो बस यही वाला चीज हमारा जो है यहाँ आ गया। ये देखो टोटल 50,000 इज बीन क्रिएटेड, 10,000 जो है वो लीगल आपका रिजर्व में हमने रखा, और लोन कितना एडवांस किया, 40,000। अब देखो ये जो 10,000 हमने रिजर्व में रखा, मतलब ये प्रोसेस कब तक चल रही है, जब तक ये हमारा जो प्राइमरी डिपॉजिट है ये टोटल रिजर्व नहीं बन जाए, तब तक ये प्रोसेस चलती रहे। यानी किसी भी कमर्शियल बैंक में एक बार अगर 10,000 पैसा जमा होता है, एलआरआर को अगर हम लोग 20% अज्यूम करते हैं, तो वो 10,000 रुपीज से वो बैंक 50,000 रुपीज बना देती है, और 50,000 रुपीज का क्या करती है, वो जितना रिजर्व है वो आपका जितना भी एलआरआर का रेट है वो रिजर्व रखती है और बाकी का पैसा लोन दे देती है। यानी टेक्निकली इस पूरी प्रोसेस में देखा जाए तो बैंक की पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम ने उस बैंकिंग सिस्टम में किसी एक आदमी ने 10,000 रुपए जमा करवाए, लेकिन बैंक ने कितने रुपए का लोन दे दिया 10,000 रुपए पे, 40,000 का। यानी बैंक को जो इंटरेस्ट है वो 40,000 पे मिलने वाला है, और बैंक को जो इंटरेस्ट देना है किसी को,
वो कितने पे दिया जाएगा? ठीक है, दिस वी हैव टू 10,000 सी। 10,000 पे उसको जा रहा है, अभी जैसे 8,000 वाले को भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, वो बारी बारी से जाएगा। पर आप समझो कि ये जितने भी डिपॉजिट्स हो रहे हैं उन डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट जो है वो कम देना पड़ता है, लेकिन ये जितना लोन जा रहा है इस लोन पर इंटरेस्ट रेट जो है वो हायर है। तो डेफिनेटली बैंक इज अर्निंग फ्रॉम स्प्रेड, लेकिन वो स्प्रेड उतना सीधा नहीं था जितना हमको नजर आ रहा था। दैट स्प्रेड वाज नॉट जस्ट दिस। पहले हम इसको समझ रहे थे कि दिस इज द अर्निंग ऑफ बैंक, कि 10,000 ले रही है, 2,000 रिजर्व रखती है, 8,000 के ऊपर वो लोन दे देती है, तो 10,000 के ऊपर उसको कुछ थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता है और 8,000 के ऊपर वो इंटरेस्ट से कमाई कर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा प्रोसेस फिर आगे जब चलता है तो हमको ये समझ में आता है कि बैंक एक्चुअल में 40,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो बना रही है, वो भी हायर रेट पर। दैट इज द अर्निंग ऑफ द बैंक। सर पूछो। ये सेविंग अकाउंट होगा ना पूरा? ये हाँ, इसको मान लो सेविंग अकाउंट मान लो, कुल मिला के बैंक के पास में जा रहा है। देखो बैंक ने क्या किया, अपनी सहूलियत के हिसाब से सारे अकाउंट्स को बनाया। इसमें लोगों को भी कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं, छोटे मोटे एडवांटेज दे दी जाते हैं, लेकिन अल्टीमेट थिंग इज, चाहे सेविंग अकाउंट से आए, चाहे एफडी से आए, चाहे किसी भी तरह से आए, आपका पैसा जब बैंक के पास में आता है तो बैंक अलग अलग तरह से उसको यूज में लेती है। तो पहले एक बैंक क्या करती थी, केवल लोन देने में करती थी, लेकिन आजकल बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करने लग गई है। आपका पैसा आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में, शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, जो भी बैंक को आप देते हैं, और बैंक उससे भी अर्निंग करती है। तो बैंक जो है वो, अभी तो हम सिंपल मल्टीप्लायर समझ रहे हैं कि लोन देकर कितना करती है, लेकिन टेक्निकली बैंक सिर्फ लोन देकर नहीं, उसके अलावा भी बैंक बहुत सारी जगह आपका पैसा जो है वो यूज करती है। ठीक है, ये सिस्टम है सीधा सीधा। और सर सीआरआर और एसएलआर की जो रेट्स होती है वो मतलब सभी बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स के लिए सेम रहती है ना? सेम सेम सेम, इट्स सेम फॉर ऑल द बैंक्स, सबके लिए सेम, क्योंकि आरबीआई जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करती। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, एक माँ अपने दो बच्चों में डिफरेंस नहीं करती, उस तरह से आरबीआई भी कुछ मामलों में डिफरेंशिएट नहीं करती, तो वो सभी के लिए जो है वो सेम रहती है। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब क्या है इसमें, अगर ये लीगल रिजर्व रेशियो है, अगर इसको ज्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा? लीगल रिजर्व रेशियो को अगर मैं 20% से बढ़ाकर ज्यादा कर दूं, 20 के बजाय 40% कर दूं, तो मुझे बताओ कि क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा या कम होगा? तो कम होगा। कम कम होगा। होगा। सर कम वेरी गुड, होगा ना? क्लियर, क्योंकि जितना ज्यादा रिजर्व रखा जाएगा उतना कम होगा। तो जैसा मैंने एक बार पहली बार आपको बताया था कि 1991 के अंदर सीआरआर और एसएलआर बहुत ज्यादा हायर थे, तो ज्यादा होने की वजह से उनका क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा नहीं हो पा रहा था, और क्रेडिट क्रिएशन जब ज्यादा नहीं था तो दे वर नॉट एबल टू एडवांस मोर लोन्स, एंड बैंक्स वर नॉट अर्निंग दैट मच ऑफ प्रॉफिट, एंड इवन द मनी वाज नॉट फ्लोइंग दैट मच इन द मार्केट। ठीक है, तो इस वजह से उसको क्या किया गया, धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर जो है वो 3% तक गया, और उसके बाद में वापस से उसको बढ़ा के अभी फिलहाल हमने जब लास्ट वीडियो में देखा था तो देन इट वाज 4%। ठीक है, तो वैसा हो गया। तो कुल मिला के अगर हम लोगों को क्रेडिट जो है उसकी साइज बढ़ानी है तो एलआरआर को हम क्या करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं? अगर क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाना है तो कम कर कम करेंगे तो ठीक बात, हो गया क्लियर। ठीक है, तो ये इस वाले पार्ट पे हम रोकेंगे। मनी सप्लाई वाला एक पार्ट है, जो पार्ट हम लोग जो है वो कल करेंगे। आपके लिए एक एक्सरसाइज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो आप लोगों को करनी है। वो एक्सरसाइज ये है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसा इस तरह से करके आप चाहे तो बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, इफ इनिशियल डिपॉजिट, इफ इनिशियल, और ये आपको सबको करना ही करना है ना, इट इज कंपलसरी, ये ध्यान रखना। इफ इनिशियल डिपॉजिट is equal to 20,000, if initial deposit is equal to 20,000 and LRR, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, and LRR is equal to 10%, ठीक है, create a table to find value of credit creation and money multiplier. Number 1. Second question,
if initial deposit is equal to say 10,000 and LRR is equal to 40%, again you have to do the same thing. Question number 3, if initial deposit is equal to 50,000 and LRR is equal to 20%, then also you have to do the same. ये 3 क्वेश्चंस आप लोग अगर कर लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट्स इसके एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। कम बैंकिंग वाले नोट्स जो है वो पढ़ना थोड़ा कंपलसरी है, बहुत छोटे से नोट्स हैं, है ना, मुश्किल से 3 पेज 4 पेज के नोट्स होंगे, शायद उससे भी कम हो। तो वो नोट्स जो है वो आप एप्लीकेशन पे चेक कर लीजिए। और ये चैप्टर जो है वो हमारा लगभग एक पार्ट जो है वो पूरा हो गया, एक छोटा सा पार्ट बचा है वो हम लोग कल वाली क्लास में कर लेंगे, दैट इज मनी सप्लाई को लेकर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग कल समझ लेंगे, ठीक है। फिर कल कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बट आई वांट यू पीपल टू रीड नोट्स, क्योंकि नोट्स में हो सकता है एक दो कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको समझ में नहीं आए तो यू कैन फ्रीली आस्क, ठीक है। तो नोट्स इसका पढ़ना जो है वो आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि हम लोग टेस्ट का प्लान कर रहे हैं, तो आई वांट टू टेक टोटल से आई वांट टू टेक 3 टेस्ट, है ना। 3 टेस्ट हमको अब कंटिन्यूस पढ़ने हैं, मतलब लेने हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट जो है वो एक टेस्ट में लेना चाहता हूँ नेशनल इनकम का, एक टेस्ट में लेना चाहता हूँ बैंकिंग एंड मनी का, है ना, और एक टेस्ट में लेना चाहता हूँ कंबाइन दोनों का, बोथ चैप्टर्स। तो 3 टेस्ट में लेना चाहता हूँ आपके, आप मुझे जो है वो कल बता देना कि टेस्ट के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, तीनों एक साथ लिया जाए या तीनों में कुछ गैप्स दी जाए, है ना। तो आप मुझे थोड़ा सा सोचकर अपने अपने हिसाब से टेस्ट कब होगा उसकी कल डेट्स मुझे बता देना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के सर लिए। दोनों कंबाइन तो मेरे कल ही है। अच्छा कल ही है कम है, वेरी गुड, तो देन यू आपके लिए अच्छा हो गया। तो ये पूरा जो है वो कर लो आप लोग, यस सर। ठीक है। हाँ फिर नोट्स जरूर आप पढ़े, आपका काम हो जाएगा उसमें से सारा, ठीक है। चलो यस सर वही पढ़ रही थी। ओके चलो, और फिर जो भी थैंक पेपर यू आए वो सर। मुझे एक बार बाय शेयर सर। करना, तो बाकी बच्चों के साथ भी हम शेयर करेंगे, ठीक है। चलो ओके हाँ सर थैंक वो यू, मैं शेयर कर दूंगी। ओके ओके चलो थैंक यू ओके सर वेरी थैंक मच, यू सर। ओके बाय बाय, Thank you, sir. ओके Thank you, sir. थैंक यू, ओके बाय बाय।